दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर राजलाल भगत जी के साथ। जहाँ तक हार्ट का सवाल रहा, हम हर तरह की इंटरवेंशन करते हैं। स्टार्टिंग हम से मतलब जो हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टेटिंग जो एक्यूट अटैक में करते हैं, जो रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं एंजियोग्राफी वो करते हैं, पेसमेकर्स डालते हैं, टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट पेसमेकर्स होते हैं, आईसीडीज होती हैं, सीआरटीज होते हैं जो हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टीज होती हैं, वेलवुलोप्लास्टी, किडनी की नाड़ियों में जो स्टेंटिंग होती है वो करते हैं, कैरोटिस। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं जो हार्ट की पेनिम्ब्रा में आते हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर राजलाल भगत जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से हार्ट की सेवाएं जो है शिवम हॉस्पिटल में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि हार्ट जिसकी आज से हम 20-25 साल पहले की बात करें तो जब भी कोई हार्ट अटैक की बात होती थी तो एक मतलब इतना शोक बढ़ जाता था घर पे कि यार हार्ट अटैक हो गया, और लोगों को ये लगता था कि ये सर्वाइव नहीं करेगा। और आज सिनेरियो बदल चुका है। 25 साल के बाद जो भी मोर्टेलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं। नो डाउट हार्ट अटैक तो है, लेकिन मोर्टेलिटीज़ कम हो गई हैं। आप डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत की है और इतनी बढ़िया मेडिसिन, और अगर हम बात कर लें नए नए प्रोसीजर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है मेडिकल साइंस में विद द टाइम, है ना। पहले जो होता था हार्ट अटैक के काफ़ी गिने चुने ड्रग्स हुआ करते थे, गिने चुनी दवाइयाँ हुआ करती थी, ब्लड थिनर्स नहीं थे उस ज़माने में, कुछ डिफिब्रिलेशन थेरेपी नहीं थी जिससे हमें शॉक देते हैं, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थी, मॉनिटरिंग सिस्टम्स नहीं थे, है ना। जिसकी वजह से जो डेथ्स होती थी, जो इमीडिएट डेथ्स होती थी, वो तो ऑलमोस्ट घर में ही हो जाती थी या बाय द टाइम वो इधर उधर डिस्पेंसरी में जाते समय हो जाती थी। और जो बच भी जाता था उसमें क्या होता था कि हार्ट इतना वीक हो जाता था कि उसको सांस पूरी ज़िंदगी में सांस फूलने की प्रॉब्लम रहती थी, और साथ में उसको सडन डेथ का उसको भी सब्सिक्वेंटली खतरा रहता था। सो विद द टाइम इन 90s में क्या हुआ कि ब्लड थिनर्स आ गए, अच्छे अच्छे ब्लड थिनर्स आ गए, लोगों ने प्रोसीजर स्टार्ट करना, एंजियोग्राफी का टेक्निक आ गया। इसमें क्या होगा कि जिसमें हम एंजियोग्राफी से हम नाड़ियों को देखते हैं, तो दो तरह की चीज़ें आ गई। एक तो इंटरवेंशन आ गई जिसमें हम एंजियोग्राफी करके खोलते हैं नाड़ियों को, दूसरा ब्लड थिनर्स आ गए, और एक क्लॉट डिज़ोल्विंग दवाइयाँ आ गई जिससे हम क्लॉट को डिज़ोल्व कर सकते थे। सो इन 90s, लेट 90s एंड मिड 90s में क्या हुआ कि ब्लड थिनर्स जो क्लॉट डिज़ोल्विंग मेडिकेशन स्टार्ट होगी, उससे क्या हुआ कि हम उस ब्लड थिनर क्लॉट डिज़ोल्विंग दवाई दे देते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा जो क्लॉटिंग है वो डिज़ोल्व हो जाती थी, वो चल पड़ती थी आर्टरी चलने से क्या हो जाता कि डेथ का खतरा भी कम हो जाता था, हार्ट का फंक्शन भी प्रिजर्व रहता था, एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता था कि पेशेंट की मॉर्टेलिटी भी कम हो जाती थी और मॉर्बिडिटी भी कम हो जाती थी। अब उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। मतलब अगर सपोज 70% में ही ब्लड थिनर्स को मतलब क्लॉट डिज़ोल्व कर पाता था, वो स्ट्रेप्टोकाइनेस की इंजेक्शन आया था, है ना। एंड दूसरा क्या होता था कि जो ब्लड डिज़ोल्विंग मेडिकेशन थी वो स्ट्रॉन्ग होती थी, उससे ब्लीडिंग रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। सपोज किसी को अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसको फालिश हो जाती थी, मतलब इस तरह की ब्लीडिंग रिस्क काफ़ी ज़्यादा थे। सो उसको कम करने के लिए मीन टाइम रिसर्च चल रही थी कि एंजियोग्राफी के साथ हम नाड़ी को डायरेक्ट देखें और उसको खोल दें। तो एक उसके बाद क्या आया कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी एडवांसमेंट्स हो रही थी। तब तो स्टार्ट में स्टेंट नहीं आए थे, बट 98-99 में स्टेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए, जो कि स्टार्ट में बेयर मेटल, फिर उसमें भी एडवांसमेंट होगी सब्सिक्वेंटली विद द टाइम, है ना। और
जो इसकी खामियां थी ब्लड थिनर की, खासकर हार्ट अटैक की सिचुएशन में, वैसा नहीं कि एंजाइना वाले पेशेंट तो चलो अलग कैटेगरी होती है, बट जो हार्ट अटैक जिसमें कि एकदम हार्ट अटैक सुनते हैं घर में कि हार्ट अटैक हो गया जी उसको, तो उस वाले में क्या वो खामियां थी उसको, और करेक्शन में इसमें एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग का काफ़ी बढ़िया रोल रहा। उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, है ना, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। इसमें फिर ट्रायल्स हुई इस पे, इसमें देखा गया कि अगर आपका इमिडिएटली हम वेसल को खोलते हैं तो हमें हार्ट का जो मसल है वो भी प्रिजर्व रहता है, हार्ट की जो ब्लॉकेज जो डैमेज है वो भी कम हो जाता है, सडन डेथ्स भी कम हो जाती हैं, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी एवरीथिंग कम हो जाता है। और इसमें देखा गया कि पहली बार कोई भी अच्छी ट्रायल में हार्ट की जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें मॉर्टेलिटी बेनिफिट निकल के आ गया, मतलब इसमें हमें बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी निकल आया, ठीक है। सो इस एडवांसमेंट को फिर सब्सिक्वेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, एंड अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो मेनली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग है इन द सेंटर्स विच आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, है ना। और ये है कि उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं कि हमें इमीडिएटली जाके उसको लेना होता है कैथ लैब में, एंड विद इन डोर टू बैलून टाइम लेस देन 60 मिनट्स होना चाहिए। एंड अगर नहीं इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो होता है तो उस कंडीशन में अगर जहाँ डिले होता है टू ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल, या जो सक्षम सेंटर नहीं है, सपोज किसी पेरिफेरी में होता है अटैक तो सक्षम सेंटर नहीं है या दूर है, 1.5 घंटे से ज़्यादा दूर है, घंटे से ज़्यादा दूर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो आप फिर भी वो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज़ कर सकते हो जो ब्लड थिनर होता है। बट प्रेफरेबली अगर तो आपका सेंटर नज़दीक है या नियर बाय है जहां आप इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर तक पहुंचाया जा सकता है पेशेंट को अटैक के इमीडिएटली, तो प्रेफरेंस यही होती है कि आप उसको कैथ लैब में ले जाके उसको ओपन करो आर्टरी, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। और इससे क्या होता है कि ओवरऑल सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं पेशेंट की। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये शिवम हॉस्पिटल जो कि हार्ट ऑफ दी होशियारपुर स्थित है और जिसमें बहुत सारी जो है स्पेशलिटीज़ हैं, और जब कोई हार्ट वाला पेशेंट आता है तो वो एजडी होता है ऑलमोस्ट, और लेकिन आजकल तो चलो यंग ब्लडर भी आने लग गए, लेकिन उसको और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपके पास कैथ लैब है, आप स्टंटिंग समय सर कर सकते हैं, हार्ट की सर्जरी के लिए आप लोग माहिर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी प्राइमरी हेल्थ ये सेंटर है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ बंदे के लिए मौजूद है? जी हाँ, हर तरह की हम यहाँ जहाँ तक हार्ट का सवाल रहा हम हर तरह की इंटरवेंशन करते हैं, स्टार्टिंग हम से मतलब जो हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग जो एक्यूट अटैक में करते हैं, जो रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं एंजियोग्राफी वो करते हैं, पेसमेकर्स डालते हैं, टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट पेसमेकर्स होते हैं, आईसीडीज़ होती हैं, सीआरटीज़ होते हैं जो हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, एंड बैलून एंजियोप्लास्टीज होती हैं, वेल्वुलोप्लास्टी, किडनी की नाड़ियों में जो स्टेंटिंग होती है वो करते हैं, कैरोटिस। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं जो हार्ट की पेनम्बरा में आते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ हर तरह का प्रोसीजर किया जाता है। और ख़ासकर यहाँ पे हम इमिडिएटली हार्ट के पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, एंड जो डोर टू बैलून टाइम इवन की बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में मेंशन किया है उसको उससे भी कम समय में हम पेशेंट को कैथ लैब में ले जाके उसको इवन की 30 मिनट्स में हमारा पूरा प्रोटोकॉल कंप्लीट होके कि बैलून पहुंचाने में इतना टाइम लग जाता, मतलब इवन की जो क्राइटेरिया ना उससे भी लेस टाइम में हम ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। तो अनलेस पेशेंट यस करता है कि हाँ भाई आप ये चीज़ कीजिए, तो वंस दे डू यस तो हम इमिडिएटली एक्शन, हमारी पूरी टीम नियर बाई रहती है, यहाँ स्टाफ भी 24/7 होता है यहीं पर अवेलेबल। सो एज अर्ली एज पॉसिबल हम इस प्रोसीजर को करते हैं। वी कांट डिले द थिंग्स, है ना, इसमें हम डिले किसी भी पॉइंट पर अब टाइम नहीं कर सकते। जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हिमाचल में बैठे हुए हैं, आपको नियर बाई है होशियारपुर और यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और टाइम इज मसल, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हार्ट अटैक में टाइम इज ए मसल, आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना होगा कि आपको 1-1.5 घंटे में आप इंस्टेड कि आप कोई अफीम खाते फिरो और कोई चीज़ें करते फिरो या किसी नीम हकीमों के चक्कर में पड़ते रहो
इससे बड़े यही होगा कि आप एक स्पेशलाइज डॉक्टर के पास, जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं जिनके पास कैथ लैब है, जिनके पास स्टंटिंग का है, क्योंकि हार्ट अटैक्स है जो इसमें ये मोर्टेलिटी का रेट ही तो ही कम हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है समय से रहते हुए जब जाकर दिखाते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है तभी एंजियोग्राफी होती है, जब नाड़ियों को यहाँ ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पर स्टंटिंग हो जाती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत लंबे समय से ये सेवाएं शुरू की हैं, आपने ओपन सर्जरीज भी की हैं और अभी स्टंटिंग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने मतलब बहुत लंबा समय जो है इस सेवा में लगाया है और आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा है? एक्चुअली मुझे यहाँ 10 साल हुए। आई एम कंप्लीटिंग 10 ईयर्स दिस मंथ। लास्ट मंथ आई कंप्लीट, मई में पूरा हुआ मेरा 10 साल का टेन्योर यहाँ पे। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क हियर, है ना। हर तरह की हमने प्रोसीजर्स किए, हर तरह की चीज़ें। तो आपको खुशी तब होती है जबकि कोई पेशेंट ऑलमोस्ट डेथ बेड पे होता है एंड यू मेक इट हैपन कि पेशेंट अलाइव है, एंड वो चीज़ आपको काफ़ी संतुष्टि देती है डिस्पाइट वो हर एक चीज़ से ऊपर होती है, एंड चाहे वो मनी हो या किसी कोई और चीज़ हो, बट जो उसमें संतुष्टि हमें भी फील होती है वो और किसी प्रोफेशन में आई डोंट थिंक इस तरह की आपको सेटिस्फेक्शन फील होती हो व्हेन यू सेव अ लाइफ। तो ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग है टू द मेडिकल प्रोफेशन। एंड हमें बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। काफ़ी एंजियोप्लास्टिस किए हैं इस तरह की जो जो सीरियस पेशेंट होते हैं जिनमें कि कभी कभी शॉक देते देते हम पेशेंट को उस पर ले जाते हैं टेबल पे और आर्टरीज को खोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें मतलब हर एक को, इनफैक्ट पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा फील होता है और हमें भी काफ़ी अच्छी अंदर से फीलिंग होती है। एंड जो कि एक अलग सा काम है बेसिकली, इसको हम अंजाम दे रहे हैं, हमें गॉड ने इस चीज़ के लिए चुना है एंड वी आर फुलफिलिंग दिस थिंग्स इन फॉर द सोसाइटी। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि शुगर जो कि एक गेटवे है हार्ट अटैक के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर जो है वो बढ़ रही है, साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता लोगों को। और बीपी की बात कर लें, हाइपरटेंशन की बात कर लें, तो बीपी भी जो है लोग कम ही चेक कराते हैं, अगर कराते हैं गोली लग भी गई है तो वो लाइटली लेते हैं। और वो लाइटली लेना धीरे धीरे जो है आजकल हम खाने की जंक फूड जो है वो हमारे फूड में है। हमारे बच्चे जैसे कहते हैं कि पीजीआई की एक रिपोर्ट में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो 20 ईयर्स से कम बच्चे हैं उनका ही फैटी लीवर आया। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम्स बन रहे हैं, जैसे आजकल का जो यंग ब्लडेड है वो जंक फूड पे इंक्लाइंड हो रहा है और उनको उसके साथ साथ मोबाइल्स, इंडोर एक्टिविटीज़, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुआ है इन टर्म्स ऑफ हार्ट अटैक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ लाइक जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक मार्कर है एडल्टहुड हार्ट डिजीज़ का। सो बीइंग ए फैटी इन अर्ली एज, जब आप घूमते हो, जब आप खेलते हो, ग्राउंड जाते हो, और उसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन एक्टिविटी, इंडोर रहे हैं, इंडोर हो रहा है, एंड इंडोर में लोग रहने की वजह से बच्चे खाते हैं, मतलब हाई हाई कैलोरी वाली डाइट्स आजकल अवेलेबल है, पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स हैं, चीज़ है इतनी सारी मार्केट में। सो रादर दैन गोइंग ए कन्वेंशनल फूड, बच्चों के टेस्ट से डिफरेंट हो गए हैं। उसकी वजह से क्या हो गया कि जो आप बोल रहे हो ये सही बात है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है, और ये एक मार्कर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, डायबिटीज़, सो हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, बाकी सारी जो हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। अब विद द टाइम ये देखा गया कि उन यंग जनरेशन में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, और हाइपरटेंशन यंग जनरेशन में बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन जो है वो अंडर एस्टिमेटेड है, ओनली 1/3, रूल ऑफ थर्ड होता है, क्योंकि 1/3 ऑफ जो डायग्नोज्ड है 1/3 ही डायग्नोज है, उनमें से 1/3 ही ट्रीटमेंट लेता है, और जो ट्रीटमेंट लेते हैं 1/3 ही उसमें जो होते हैं कि कंट्रोल्ड होता है, जो हमारा क्राइटेरिया कंट्रोल करने का। तो लोग एक टैबलेट लेते हैं, 2 दिन नहीं लेते हैं, फिर 4 दिन जब बोलते हैं कि चलो बीपी बढ़ जाएगा उस समय टैबलेट, तो वो आप फ्लक्चुएशन ज़्यादा डेंजरस होती है ना। तो उससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज का बढ़ गया, किडनी डैमेज का बढ़ गया, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ गया। तो ये लोगों को दिखता नहीं है, मतलब
बट सब्सिक्वेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 4 4 7 6 साल ये धीरे धीरे डैमेज करता है। ये रही हाइपरटेंशन की। जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी इसी तरह अंडर एस्टिमेटेड है, वो भी लोग फिर भी कुछ अवेयरनेस तो हुई है आप लोगों में कि ये गो फॉर रूटीन पैकेजेस एंड टेस्ट है ना, जैसे लैब्स भी काफ़ी पैकेजेस देती हैं, तो उस हद से कुछ अवेयरनेस हुई है। जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होती हैं उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बहुत ही अनकंट्रोल्ड है। मतलब लोग दवाई नहीं खाना चाहते हैं, नीम के मुँह में मतलब उनमें पड़ जाते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पीछे, एलोपैथी होम्योपैथी के पीछे पड़ जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब डायबिटीज़ इतनी अनकंट्रोल रहती है 4 5 साल, तो उनको हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ सब कुछ डेवलप होने लगते हैं। तो क्राइटेरिया इज़ टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी एंड डिस्लिपिडीमिया जो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और अर्ली मैनेजमेंट एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड फॉलो अप विद द डॉक्टर, है ना। तो ये 3 4 चीज़ें जो अगर फॉलो करेंगे तो चीज़ें, इंसिडेंस ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज विल कम डाउन। डॉक्टर साहब, आपके 10 साल के कैरियर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले दिन से आपसे जुड़े हुए हैं, या वो शुगर की वजह से या वो हार्ट की वजह से, और आज तक वो बिल्कुल हेल्दी हैं और बढ़िया लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, क्योंकि आप एक काउंसलर भी हैं। जैसे आप अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि नहीं भाई, आपने जंक फूड है, आपने एक्सरसाइज करना है, आपने अपने आप को टाइम देना है, और आप खुद भी स्मार्ट बन रहे हो। मतलब पहले हमने 4 साल पहले की जो आपकी टॉक हमने देख रहा था मैं आज, तो उससे तो आप उससे भी थोड़े से स्लिम ट्रिमी और बहुत ही पर्सनैलिटी हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप खुद भी बहुत ध्यान रखते हैं और अपने पेशेंट्स को भी ध्यान रखते हैं? एक्चुअली हाँ, ऑब्वियसली जब आप खुद ध्यान रखोगे तभी पेशेंट भी आपका फॉलो करेंगे कि हाँ जी डॉक्टर साहब ने खुद अपने आप को ऐसे रखा हुआ है, तो ही हमें भी करना चाहिए इस तरह की चीज़। तो हम भी करते हैं, पेशेंट को भी करना चाहिए, है ना। एंड हम तो खासकर काम करते रहते हैं थ्रू आउट द डे, वही एक रीज़न होता है कि हमें फैट गेन में भी नहीं आ रहा हो। एंड जितना बाकी टाइम होता है वो ट्राई करते हैं कि हम ये अपनी चीज़ को मेंटेन। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। मतलब आपको डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में लेनी है, लेस इन कैलोरीज एंड फैट्स, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। डाइट फॉलोड बाय एक्सरसाइज, वो ये 2 चीज़ें हैं जिनको आपने अब कंसिडर करना है। तो सब्सिक्वेंटली आपकी जो रिस्क फैक्टर्स, जब लोड ऑफ रिस्क फैक्टर्स डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी सब्सिक्वेंटली डिक्रीज। दर्शकों, आज हम बने हुए थे डॉक्टर राजलाल भगत जी के साथ, और इनका हमने कीमती समय लिया, और इन्होंने जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अवेयर किया कि टाइम इज़ ए मसल, उसका आपको ध्यान रखना है, आपको मेडिसिन का जो है वो रेगुलरिटी रखनी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो धीरे धीरे डैमेज होने वाली बात है, और उसके साथ साथ आपको हमेशा जो है अपना कंट्रोल करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर, और आपको अपने रूटीन चेकअप है जो वो कराने चाहिए। और अगर आप किसी मार में आ जाते हैं तो डॉक्टर भगत फॉर यू और डॉक्टर शिवम हॉस्पिटल जो हार्ट ऑफ द होशियारपुर है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। कैथ लैब है, और हर तरह की फैसिलिटी जो है हार्ट वाले पेशेंट के लिए, चाहे वो पेस मेकर है, चाहे वो वाल्व्स की बात है, किसी भी तरह की आपको कोई भी हार्ट के साथ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट हार्ट का ये जो है सेंटर है। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।